हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का चुरू क्लासेज की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। तो आप सभी को पता है चुरू क्लासेज पे आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की डेली इंपॉर्टेंट क्लास होती है। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्लास है वो आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। तो आपको करना क्या है, क्लास को एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट एंड तक देखना है, क्योंकि इस क्लास में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में छप सकते हैं। तो क्लास को एकदम अच्छी तरीके से एंड तक देख लेना और अंत में आपकी अपनी ईमानदारी से कमेंट करके बताना है, ठीक है। अंत में आपको ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊं उसमें से आपके कितने सही होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं, एकदम सही सही बताना, क्योंकि आपके जो क्वेश्चनों का जो लेवल है वो एकदम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहा हूँ एंड तक देख लेना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो या फिर आपने अभी तक चैनल चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि सबसे पहले आप जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लास और करंट अफेयर की भी इंपॉर्टेंट क्लास डेली प्रोवाइड करवाई जाती है। ये सभी क्लास आपकी एग्जाम के लिए रामबाण घोषित होने वाली है, क्योंकि हम आपके बीच में जो क्वेश्चन लेकर आते हैं ना वो एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आते हैं जो एग्जाम में आने के लायक है। इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको एकदम अच्छी तैयारी करवाई जाएगी, सिलेक्शन वाली। आपको करना क्या है, सब्सक्राइब कर देना और हम आपकी जो तैयारी है वो एकदम शानदार करवाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या करें, फूट डालो और राजगृह की जो नीति है या फिर रणनीति है वो किसने अपनाई थी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना। फूट डालो और राजगृह की जो रणनीति है वो अपनाई गई थी किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड मिंटो के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा या फिर लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। यानी जो फूट डालो और जो राजगृह की जो नीति है वो किसके द्वारा अपनाई गई थी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। फूट डालो और राजगृह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है बैठक के पहले 1 घंटे में, बैठक के अंतिम 1 घंटे में, या फिर दोपहर 12 बजे से, या फिर किसी भी समय। भारत की संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है वो हमें बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका, इसमें गुरुजी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी दोपहर 12 बजे से होता है। भारत की संसद में शून्यकाल कब से शुरू होता है, दोपहर 12 बजे से। अगला प्रश्न देखो, अगला कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। भाग 2 है, भाग 3 है, भाग 4 है या फिर भाग 5 है, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, कौन सा होगा इसमें। तो आपका नागरिकता से संबंधित कौन सा हो जाएगा, नागरिकता से संबंधित आपका गुरुजी ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, 53 के अंदर आपका ए हो जाएगा, यानी भाग नंबर 2 है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया या फिर मिला है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, महेंद्र सिंह धोनी को, विराट कोहली को, शिखर धवन को या फिर सुरेश रैना को। तो ये आपका जो पुरस्कार है ये किसे मिला है गुरुजी, महेंद्र सिंह धोनी को मिला है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा गुरुजी, इसमें आपका बी हो जाएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला प्रश्न देखो, अगला कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। डेविस कप का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है, क्रिकेट से है, लॉन टेनिस से है, बैडमिंटन से है या फिर टेबल टेनिस से है। यानी हमें क्या बताना है कि जो डेविस कप है उनका संबंध है वो किस खेल से है, ये बताना है। तो इसमें अपना कौन सा राइट हो जाएगा गुरुजी, इसमें अपना ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी लॉन टेनिस। अगला प्रश्न देखो, अगला कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर है। ये आपका स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा सीधा छप सकता है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन संस्था है या फिर अकादमी है वो कहाँ पर अवस्थित है। बेंगलुरु केंद्र है, हैदराबाद केंद्र है, कोलकाता केंद्र है या फिर नई दिल्ली केंद्र है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें गुरुजी आपका बी हो जाएगा, यानी हैदराबाद केंद्र है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी आपकी कहाँ पर है, हैदराबाद केंद्र है, बी को लॉक कर देना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित में से किन नगरीय युगों में दर्शित की गई है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेना भाई। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जो जनसंख्या वो निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित नगरीय युगों में से किस में दर्शित की गई है या फिर किस में दर्शित हुई है। कोलकाता दिल्ली में हुई है, दिल्ली बेंगलोर में हुई है, मुंबई कोलकाता में हुई है या फिर मुंबई दिल्ली में हुई है, कहाँ पर हुई है ये बताना है हमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी किस में की गई है, इसमें आपका डी हो जाएगा गुरुजी, यानी मुंबई और दिल्ली के अंदर की गई है। सबसे अधिक दर्ज कहां पर की गई है, मुंबई, और दूसरा अपना कौन सा नगर हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा।
डी को आप लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि चिपको आंदोलन संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। चिपको आंदोलन संबंधित है प्रोजेक्ट टाइगर से है, पौध प्रजनन से है, वन संरक्षण से है, या फिर उर्वरक संवर्धन से है। चिपको आंदोलन आपका किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो 359 में गुरुजी आपका कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी वन संरक्षण से। आपको पता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वन संरक्षण से संबंधित है, ध्यान रखना गुरुजी, किससे संबंधित है, वन संरक्षण से संबंधित है। क्योंकि आपको पता है चिपको आंदोलन में क्या हुआ था कि पेड़ों की रक्षा की गई थी, पेड़ों की रक्षा की गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है। भारत की सबसे पुरानी शोधन इकाई कौन सी है तेल की, हल्दिया है, डिगबोई है, कोयली है, या फिर मथुरा है। इसमें एकदम आपका इजी सा राइट है, इसमें कौन सा हो जाएगा, डिगबोई हो जाएगा। भारत निम्न में से भारत की एक सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी हो जाएगी, डिगबोई। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है, व्यास, चिनाब, रावी, या फिर सतलज। तो ये आपका किस नदी पर आधारित है गुरुजी, ये आपका हो जाएगा चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर आपका आधारित हो जाएगा गुरुजी, चिनाब नदी पर हो जाएगा, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। कौन से को लॉक कर देना, बी को लॉक कर देना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है भाई। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक तो आपका है मिजोरम, एक आपका है मणिपुर, एक आपका है मेघालय, एक आपका है मणिपुर, एक मेघालय, एक त्रिपुरा, एक मिजोरम। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर सी, यानी मणिपुर। ध्यान रखना कौन सा राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है या फिर नहीं मिलती है। मिजोरम की लगती है, त्रिपुरा की भी लगती है, मेघालय की भी लगती है, लेकिन किंतु परंतु बट मणिपुर की नहीं लगती है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे, निम्न में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है। निम्न में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है, ये बताओ भाई। खेती है, विनिर्माण है, डेयरिंग है, या फिर ट्रेडिंग है। तृतीय क्रियाकलाप बताना है कौन सा है। तो तृतीय क्रियाकलाप आपका कौन सा हो जाएगा गुरुजी, 363 में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, यानी ट्रेंडिंग। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपका। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी है। गेहूं, चावल, जौ है, चावल, मक्का, सोरगम है, गेहूं, मक्का, सोरगम है, या फिर गेहूं, चावल, मक्का है। 3 फसलें कौन सी है जो वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान देती है। तो वो आपकी 3 फसलें कौन सी हो जाएगी गुरुजी, नोट करना। एक तो आपकी गेहूं हो जाएगी, ठीक है, एक तो आपकी गेहूं हो जाएगी, एक आपकी चावल हो जाएगी, एक आपकी कौन सी हो जाएगी, चावल हो जाएगी, एक आपकी मक्का हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, यानी गेहूं, मक्का, गेहूं, चावल, मक्का। अगला प्रश्न देखो, अगला कि रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी। रोलेट एक्ट है ये किसके काल में पारित हुआ था, लॉर्ड हॉर्डिंग के, लॉर्ड रेडिंग के, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के, या फिर लॉर्ड मिंटो के। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से सीधा सीधा क्वेश्चन छप सकता है भाई। तो जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड रेडिंग है, लॉर्ड हॉर्डिंग है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें से जो रोलेट एक्ट है वो किसके काल में पारित हुआ था, ये आपका हो जाएगा गुरुजी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को, डब्ल्यू सी बनर्जी को, दादा भाई नौरोजी को, या फिर मोतीलाल नेहरू को। यानी ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो ओल्ड मैन के नाम से आपको पता है किसे जाना जाता है, दादा भाई कौन, एक सेकेंड, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था। राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, काशी में। तो इनका ये जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ था गुरुजी, ये आपका हुआ था वैशाली के अंदर। ध्यान रखना कहाँ पर हुआ आयोजन, वैशाली के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। सरोजिनी नायडू बनी, एनसी बेसेंट बनी, सेनगुप्ता बनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा, यानी
क्या बताना है आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इसमें आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये थोड़ा सा, हाँ, क्वेश्चन क्या है, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, या फिर आपका यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, या फिर आपके यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। यानी लोकसभा जो प्रोटेम अध्यक्ष है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये हमें बताना है। तो इसमें गुरुजी आपका कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका गुरुजी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या करे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? यानी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो कार्य है वो की जो देखभाल है वो कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है, या फिर महासचिव करता है, या फिर सदस्य जिसे राष्ट्रपति इसमें निमित्त प्राधिकृत करे वो करता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? यानी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो कार्य है वो कौन करता है, ये बताना है। तो इसमें गुरुजी आपका राइट कौन सा हो जाएगा? इसमें गुरुजी आपका राइट हो जाएगा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस कार्य के लिए निमित्त करे वो करता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, तीस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है? तीस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है? भारत तथा श्रीलंका के बीच है, भारत तथा बांग्लादेश के बीच है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तीस्ता नदी जो परियोजना है किन दो देशों के बीच विवादित है? तो गुरुजी इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, बी को लॉक कर देना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन के अंदर है, पेरिस के अंदर है, जेनेवा के अंदर है, या फिर हेग के अंदर है? कहाँ पर है? तो इसमें गुरुजी आपका राइट कौन सा हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, यानी जेनेवा के अंदर है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? जेनेवा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना ये किससे संबंधित है? सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस वितरण से संबंधित है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन के रूप में संबंधित है, या फिर बच्चों को वृहत स्टार पर प्रशिक्षण के अभियान से संबंधित है, या फिर इनमें से कोई नहीं? यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये किससे संबंधित है? तो ये आपकी गुरुजी हो जाएगी सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस वितरण से हो जाएगी। ठीक है, उनको जो गैस है वो दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कृषि का वित्त पोषण करने वाले बैंक से है, सिंचाई परियोजना का वित्त पोषण करने वाले बैंक से है, किसानों का वित्त पोषण करने वाले बैंक से है, या फिर पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक से है? यानी ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? तो इसमें आपका गुरुजी ऑप्शन में डी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? डी, यानी पर्यावरण संरक्षण परियोजना का वित्त पोषण करने वाले बैंक से हो जाएगा। किसका? ग्रीन बैंकिंग का अर्थ। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि वह स्थान जहां से यमुना निकलती है वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा? ये एक इंपॉर्टेंट है भाई। वह स्थान जहां से यमुना निकलती है वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? ये आपका एक हिंदी का क्वेश्चन है। अस्ताचल होगा, यमुनोत्री होगा, गंगोत्री होगा, या फिर उद्यांचल होगा? तो इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट? बी राइट हो जाएगा, यानी यमुनोत्री होगा। क्या होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द? यमुनोत्री। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं, यदि उसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? 16:10 का होगा, 3:10 का होगा, 5:10 का होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका गुरुजी ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? बी, यानी समय आपका दर्पण किसी घड़ी में 8:50 दिखाई दे रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब आपका क्या होगा? दर्पण में क्या दिखाई देगा? 3:10 दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि खगोल शब्द का विलोम क्या होगा? खगोल का पाताल होगा, पृथ्वी होगा, भूगोल होगा, या फिर पहाड़ होगा? ये आपका एक हिंदी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी से क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो खगोल का आपका विलोम क्या हो जाएगा? भूगोल हो जाएगा। खगोल का विलोम भूगोल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि अमृत का पर्याय निम्न में से क्या है? अमृत का पर्याय क्या है निम्न में से? अमृत का पर्यायवाची क्या है? पीयूष है, अभ्र है, तोय है। अमृत का पर्यायवाची बताना है भाई आपको। तो अमृत का पर्यायवाची आपका क्या होगा गुरुजी? पीयूष होगा, ध्यान रखना। अमृत का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? पीयूष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मिट्टी में मिलाना, नष्ट करना, जला देना, परमाणु नष्ट कर देना। तो खाक में मिलाने का आपका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा नष्ट करना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? नष्ट करना।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। ये आपका क्या है, रीजनिंग का एक सादृश्यता का क्वेश्चन है, एनोलॉजी का। इसमें क्या बता रखा है, 34 का संबंध जैसे 12 से, उसी प्रकार 29 का कैसे होगा, ये बता रखा है। अब आपको पता है 34 का 12 से उसने किस हिसाब से किया, आपको खुद को पता है भाई, देख लो भाई। जैसे 3 को 4 से गुणा करके इसका क्या कर दिया, 12 संबंध कर दिया। उसी प्रकार हमें 29 में अब क्या कर देना है, 2 को 9 से गुणा करके 18 कर देना है, यानी 29 का संबंध किसे कर देना है, 18 से कर देना है। 18 कौन सी में, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। ए में क्या है, 18 है। तो इस हिसाब से आपको इन क्वेश्चनों को हल करना है, इस हिसाब से आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। तो ये तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी है और आपने एकदम अच्छे सही किए होंगे भाई। मैंने लगभग 30 क्वेश्चन कराए, उनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके 5 भी होते हैं तो भी कमेंट करके बताना भाई, ठीक है। ये मैं सोचना कि मेरी तैयारी का मैं तुम्हें कमेंट नहीं करूँगा, ईमानदारी से कमेंट करना। अगर आप रेगुलर क्लास लोगे तो आपकी एक दिन 5 नहीं पूरे 30 में से 30 भी सही होंगी, बस आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा देना। वहाँ पे आपको यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्लासेज है, जैसे हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके सभी की मिल जाएगी। प्लस में आपको करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्लास मिल जाएगी, टॉपिक वाइज क्लास है वो भी आपको मिल जाएगी हर एक टॉपिक की। बस सब्सक्राइब कर देना, तैयारी एकदम आपको सिलेक्शन वाली करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, बनी रही चैनल चुरो क्लासेज के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब चुरो क्लासेज। धन्यवाद।